दोस्तों, आज की कहानी है सरप्राइज। कैलेंडर देखकर कन्हैया चौंका। मुझे तो याद ही नहीं था कि कल 20 फरवरी है। कल माँ का जन्मदिन है। कल हम लोग अपनी माँ का बर्थडे मनाएंगे। पल भर में ही उसने शोर मचा दिया। बिमला जी झेप गई। क्या वे बच्ची हैं जो उनका जन्मदिन मनाया जाए? फिर इससे पहले कभी जन्मदिन मनाया भी तो नहीं था जो वे खुश होती। अगली सुबह भी और दिनों की तरह ही थी। साहेब लाल सुबह की सैर के लिए निकल गए। बिमला जी आंगन में आकर दूध वाले का इंतजार में टहलने लगी। तभी कन्हैया की पत्नी राधिका ने पुकारा, माँ चाहे आज की भौतिकवाद में सुबह सवेरे कमरे में बहू चाय दे जाए, इससे बड़ा सुख और कौन सा होगा। बिमला जी बहू का मुस्कुराता चेहरा निहारती रह गई। सुबह इत्मीनान से आंगन में बैठकर चाय पीना उनका एकमात्र शौक था। पहले स्वयं बनानी पड़ती थी, लेकिन जब से राधिका आई है बनी बनाई चाय मिल जाती है। अपने पति कन्हैया के माध्यम से उसने बिमला जी को पसंद नापसंद की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। बड़ी बहू अनामिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुबह राजकुमार और अनामिका दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकलते हैं, इसलिए दोनों के लिए सुविधाएं जुटाना बिमला जी अपना कर्तव्य समझती थी। छोटे बेटे कन्हैया ने MBA कर लिया तो बिमला जी को पूरी उम्मीद थी कि उसने भी राजकुमार की तरह अपने साथ पढ़ने वाली कोई लड़की को पसंद कर ली होगी। इस जमाने का यही तो प्रचलन है। एक साथ पढ़ने या काम करने वाले युवक युवतियां प्रेम विवाह करके अपने माता पिता को मैच ढूंढने की जिम्मेदारी से भी मुक्त ही कर देते हैं। लेकिन जब कन्हैया ने उन्हें वधू ढूंढ लाने के लिए कहा तो वह दंग रह गई थी। कैसे कर पाएंगे यह सब? एक जमाना था जब मित्रगण या सगे संबंधी मध्यस्थता की भूमिका निभाकर रिश्ता तय करवा देते थे। योग लड़का और प्रतिष्ठित घराना देखकर रिश्तों की लाइन लग जाती थी। अब तो कोई बीच में पड़ता ही नहीं। समाचार पत्र या इंटरनेट पर फोटो के साथ बायोडाटा डाल दिया जाता है। आजकल के बच्चों की विचारधारा भी तो पुरानी पीढ़ियों की सोच से सर्वथा भिन्न है। राजकुमार और अनामिका देखकर बिमला जी मन ही मन खुश थी। खुश क्यों ना रहती कि दोनों की सोच तो आपस में मिलती है। उन्हें भी पूरा मान सम्मान मिलता है। अखबार में विज्ञापन के साथ साथ इंटरनेट पर भी कन्हैया का बायोडाटा डाल दिया जाता था। कई प्रस्ताव आए। बिमला जी की नज़र एक पर्ची को पढ़ते हुए उस पर ठहर गई। लड़की का जन्म स्थान उन्हें जाना पहचाना सा लगा। शैक्षणिक योग्यताएं दिए थे। कॉलेज का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जबलपुर देख करके चौकी। यादें जुड़ी थी उनकी इस कॉलेज से। वह स्वयं भी तो इसी कॉलेज की छात्रा रह चुकी थी। उसी कॉलेज में जब वह सितार वादन का पुरस्कार पा रही थी, तब समझ के बाद साहेब लाल जी ने उनका हाथ मांगा तो उनके माता पिता ने तुरंत हामी भर दी थी। स्वयं बिमला जी भी बेहद खुश थी। ऐसे संगीत प्रेमी और कलाकार की साहेब लाल के साथ उनकी संगीत कला प्रगाढ़ चलेगी, इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपने ससुराल की चौखट पर कदम रखा था। हर क्षेत्र में अव्वल रहने वाली बिमला जी के लिए घर गृहस्थी की बागडोर संभालना सहज नहीं था। जब शादी के 4 माह बाद उन्होंने अपना सितार और तबला घर में मंगवाया था तो साहेब लाल जी के पापा देखते ही फट पड़े थे। बहू, तुम्हारे नाचने गाने की उम्र है क्या? उनकी निगाहें सन्न रह गई, जैसे बिमला जी का शरीर कांपने लगा था। लेकिन मामला ऐसा था कि वह अपनी बात रखने के से खुद को रोक ना सकी थी। पापा, आपकी बातें सही हैं, लेकिन यह भी सच है कि संगीत मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। देखो बहू, इस खानदान की परंपरा और प्रतिष्ठा के समक्ष व्यक्तिगत रुचि और इच्छाओं का कोई महत्व नहीं है। तुम्हें स्वयं को बदलना ही होगा। कहकर पापा चले गए थे। बिमला जी घंटों सोच में बैठी रही।
सोच नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या नहीं। शायद उनके पति साहेबलाल कुछ मदद करे। मन में जब यह ख्याल आया तो कुछ तसल्ली सी हुई थी। उसे दिन से वे काफी देर से घर लौटे थे। तन एक रूठी हुई भाव मुद्रा में बिमला जी ने कहा, जानते हैं आज क्या हुआ? हाँ पापा बता रहे थे तो उन्हें समझाइए ना। बिमला यहाँ कहाँ सितार बजाओगी? बाबूजी ना जाने का क्या कहेंगे। जब कभी मेरा तबादला इस शहर से होगा तब मैं सितार खरीद दूंगा, तब खूब बजाना, कहकर साहब लाल जी तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। आखिर उनका तबादला कन्नौज हो गया। साहेब लाल जी को मनचाहा कार्य मिल गया। जब वह घर पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया और एक पटरी पर चलने लगा तो एक दिन बिमला जी ने धीमी आवाज में सितार की बात चली। साहेब लाल जी हंस दिए। अब तो तुम्हारे घर दूसरा ही सितार आने वाला है, पहले उसे पालो पोसो, उसका संगीत सुनो। राजकुमार गोद में आया तो बिमला जी उसके संगीत में लीन हो गई। जब वह स्कूल जाने लगा तब फिर सितार की याद आई। उन्हें पति से कहने की सोच ही रही थी, फिर उल्टियाँ होने लगी। दूसरा बच्चा कन्हैया गोद में आ गया। जाने के बाद तो वह व्यस्त हो गई। दो बच्चों का काम अवकाश कभी मिलते ही नहीं थे। कन्हैया भी जब स्कूल जाने लगा तो थोड़ी राहत मिली। एक दिन रेडियो पर सितार वादन चल रहा था। बिमला जी मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। पति चाय पी रहे थे। बोले, अच्छा लगता है ना सितार वादन? हाँ, ऐसा बजा सकती हो। ऐसा कैसे बजा सकेंगे, अभ्यास ही नहीं है। अब तो थोड़ी फुर्सत मिलने लगी है। सितार ला दोगे तो अभ्यास शुरू कर दूंगी। पिछला सीखा हुआ फिर से याद आ जाएगा। अभी फालतू पैसे बर्बाद नहीं करेंगे। मकान बनवाना है ना, मकान बनवाने में बरसों लग गए। तब तक बच्चे भी सयाने हो गए। उन्हें पढ़ाने लिखाने में अच्छा समय बीत जाता था। राधिका का बायोडाटा और फोटो सामने आ गया तो उसने फिर से अपने अपने अतीत की याद दिला दी थी। लड़की की माँ का नाम ललिता जाना पहचाना सा था। राधिका से मिलते ही उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी थी। तभी सभी आश्चर्य में पड़ गए। कन्हैया जैसे होनहार बालक के लिए राधिका जैसी मात्र बीए पास लड़की। बिमला जी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। राधिका अच्छी बहू सिद्ध हुई। घर का काम काज निपटा कर वह उनके साथ बैठकर कविता पाठ करती, साहित्य और संगीत से जुड़ी बारीकियां पर विचार विमर्श करती। बिमला जी को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते। आज भी बिमला जी रोज की तरह अपने काम में लग गई। सभी तैयार होकर अपने अपने काम चले गए। किसी ने भी उनके जन्मदिन के विषय में नहीं कोई प्रसंग नहीं छेड़ा। बिमला जी के मन में आशंका जागी, कहीं यह लोग उनका जन्मदिन मनाने की बात भूल तो नहीं गए। हो सकता है सबने यह बात हंसी मजाक में की ही हो और अब भूल गए हो तो तभी तो किसी ने चर्चा तक नहीं की। शाम ढलने को थी। राधिका पास ही खड़ी थी, हाथ बटाने के लिए। दही बड़े, पनीर, मटर पनीर, गाजर का हलवा और पूरी कचौरी बनाए। दाल छौंकने भर का काम उसने बिमला जी पर छोड़ दिया था। पूरी तैयारी हो गई। हाथ धोकर थोड़ा निश्चिंत हुई। तभी राजकुमार और अनामिका कमरे में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। बिमला जी ने अपने हाथ से पकाया स्वादिष्ट व्यंजन रखे। राधिका पूछ ही रही थी, तभी शोर मचाता हुआ कन्हैया कमरे में घुसा। हाथ में बड़ा सा केक का डिब्बा आते हैं। उसने म्यूजिक सिस्टम चला दिया और माँ के गले में बाहें डालकर बोला, माँ जन्मदिन मुबारक हो, सरप्राइज। बिमला जी का मन हर्ष से भर उठा कि इसका मतलब कन्हैया को याद था। मेज पर केक सजा था, साथ में मोमबत्तियां भी जल रही थी। राजकुमार और अनामिका के हाथों में खूबसूरत गिफ्ट पैक थे। यही नहीं, यह फूलों का गुलदस्ता भी था। बिमला जी अनमनी सी सबके बीच बैठ गई। उनकी पोती खुशी कूदते फांद से सारे पैकेट खोल डाले थे। यह देखिए माँ, मैं आपके लिए यह क्या लेकर आई। यह नॉन स्टिक कुकवेयर
सेट है, इसमें कम घी तेल में कुछ भी पका सकते हैं आप। अनामिका ने दूसरा पैकेट खोला, फिर बेहद विनम्र स्वर में बोली, और यह है जूसर अटैचमेंट मिक्सी जो हमारे पास है। इस अटैचमेंट से आपको बेहद सुविधा हो जाएगी। साहेब लाल जी बोले, क्या बात है बिमला, बेटे बहू ने इतने उपहार दिए, तुम्हें तो खुश होना जाना चाहिए। पति की बात सुनकर बिमला जी की आंखें नम हो गई। यह उपहार एक घड़ी के लिए हो सकते हैं, माँ के लिए हो सकते हैं, पर बिमला जी के लिए नहीं हो सकते। आंसुओं को मुश्किल से रोक कर भी वही बैठ रही। मन की गहराइयों में स्तब्धता छाती जा रही। सामने रखे उपहार उन्हें अपने नहीं लग रहे थे। मन में आया कि चीख कर कहे कि अपने उपहार वापस ले जाओ, नहीं मुझे चाहिए यह सब। रात होते बिमला जी को अपना सिर भारी लगने लगा, हल्का हल्का सा दर्द भी महसूस होने लगा था। साहेब लाल की रात का खाना खाने के बाद बाहर टहलने चले गए। बच्चे अपने कमरे में टीवी देख रहे थे। आसमान में धुंधला सा चाँद निकल आया था, उसकी रोशनी बिमला जी को होने से स्पर्श कर रही थी। वह उठकर अपने कमरे में जाकर आराम वाले कुर्सी पर बैठ गई, आंखें बंद करके अपने आप को एकाग्र करने का प्रयत्न कर रही थी। तभी किसी ने माथे पर हल्के से स्पर्श किया और मीठे स्वर में पुकारा। चौंक कर बिमला जी ने आंखें खोली, देखा सामने राधिका को खड़ा पाया। यहाँ अकेली क्यों बैठी है? बस यूं ही, धीमे से बिमला जी ने उत्तर दिया। राधिका थोड़ा संकोच में बोली, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ माँ। सभी ने आपको इतने सुंदर उपहार दिए, आप हैं सबकी, परंतु यह उपहार मैं माँ के लिए नहीं, बिमला जी के लिए लाई हूँ, जो कभी प्रसिद्ध सितार वादक रह चुकी है। वह कुछ बोली नहीं, राधिका का चेहरा निहारती रही। राधिका ने साहस बटोर कर पूछा, माँ पसंद आया मेरा यह छोटा सा उपहार? चाहक उठी बिमला जी। उनके स्थिर गंभीर अंतर्मुखी रूप को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह सितार भी बजाया करती थी, सुंदर कविताएं और कहानी लिखा करती थी। उनकी योग्यता का मापदंड तो रसोई में खाना पकाने, घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने तक ही सीमित रह गया था। फिर राधिका को इस विषय की जानकारी कहाँ से मिली? उनके मन में उमड़ रहा था, कैसे लिया? हाँ, मुझे मालूम है आप एक अच्छी सितार वादक हैं, लिखना चित्रकारी करना आपका शौक है। इस पर बिमला जी सोच में पड़ गई थी कि बिमला जी की बात राधिका कर रही थी। उस बिमला को तो वह खुद भी भूल चुकी है। अब तो खाना पकाना, घर को व्यवस्थित करना, बच्चों को टिफिन तैयार करना, बस यही काम उनकी दिनचर्या के अधीन अंग बन गए थे। डिग्री धूल चाटने लगी है। फिर बोली, तुम्हें कैसे मालूम है? यह सब मालूम कैसे नहीं होगा, बचपन से ही तो सुनती आई हूँ। मेरी माँ जो आपके साथ पढ़ती थी, कभी बहुत प्रशंसा करती थी आपकी। कौन? ललिता। बिमला जी अपनी याददाश्त पर जोर दिया। बचपन में दोनों एक साथ पढ़ी, एक साथ ही ग्रेजुएट भी किया। बिमला जी की शादी पहले हो गई थी, इसलिए ललिता के विवाह में नहीं जा पाई थी। फिर घर गृहस्थी के दायित्व के निर्वाह में जैसी ऐसी उलझी की उलझती ही चली गई। धीरे धीरे बचपन की यादें तो आ जाती। राधिका के बायोडाटा पर ललिता का नाम देखकर उन्होंने तो यही सोचा था कि होगी कोई दूसरी ललिता। कहाँ जानती थी कि राधिका उनके घनिष्ठ मित्र ललिता की बेटी है। बारात में भी गई नहीं थी, जाती तो थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिल जाती उन्हें। बस इतना जान पाई थी कि पिछले माह कैंसर रोग से ललिता की मृत्यु हो गई थी। राधिका अब भी कह रही थी, ठीक तो है, तो कहती थी माँ की हमारे साथ बिमला नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वह जितनी सुंदर उतनी होनहार और प्रतिभाशाली भी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल वैसी ही बनो, मेरी सहेली बिमला जैसी। बिमला जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था उनकी नहीं किसी दूसरे की बिमला की प्रशंसा की जा रही है, लेकिन सच को झुटलाया भी तो नहीं जा सकता। कानों में राधिका के शब्द आज भी गूंज रहे थे। वह बिमला अभी भी खोई नहीं, कहीं ना कहीं उसकी
वजूद अब भी है। विमला जी का मन भर आया। शायद उनका अचेतन मन यही सरप्राइज चाहता था। फिर भी तसल्ली के लिए पूछ लिया, उन्होंने क्या कहती थी? तुम्हारी माँ यही कि तुझे गर्व होना चाहिए जो तुझे विमला जैसी सास मिली। तुझे बहुत अच्छी ससुराल मिला है, तू बहुत खुश रहेगी। माँ सच कहूँ तो मुझे कन्हैया से पहले आपसे मिलने की उत्सुकता थी। पहले क्यों नहीं बताया? राधिका की आंखों में झांक कर विमला जी ने हंसकर पूछा। कैसे बताती? मैं तो आपके इस धीर गंभीर रूप में उस चंचल हंसमुख विमला को ही ढूंढ रही थी। इतने दिन वह विमला कहाँ रही? अब राधिका कब की पीछे छूट गई। सारा जीवन यूं ही बीत गया, निरर्थक। ना कोई चित्र बनाया, ना ही कोई धुन बजाई। धुन बजाना तो दूर, सितार के तारों को छेड़ा तक नहीं मैंने। कौन कहता है आपका जीवन यूं ही बीत गया माँ? राधिका ने प्यार से विमला जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। आपका यह सजीव घर संसार किसी भी धुन से ज्यादा सुंदर है, मुखर है, जीवंत है। घर तो सभी का होता है, विमला जी धीरे से बोली। उसमें मेरा क्या योगदान है? आपका ही योगदान है माँ। उस परिवार की बुलंद इमारत आप ही के त्याग और बलिदान की नींव पर टिकी हुई है। अभी भूल हो गई। विमला जी मंत्र मुक्त हो गई कि कौन कहता है भावुकता में निर्णय देना नहीं चाहिए। उन्हें तो उनकी भावना में भी राधिका जैसा दुर्लभ रत्न थमा दिया। यदि राधिका ना होती तो क्या बरसों पहले छूट गई विमला को फिर से पा सकती थी। उसके दिए सितार को उन्होंने ममता से सहलाया, जैसे बचपन के किसी संगी साथी को सहला रही हो। उन्हें लगा कि आज सही अर्थों में उनका जन्मदिन है। बड़े प्रेम से उन्होंने दोनों हाथों से सितार उठाया और सितार के तार एक बार फिर बरसों बाद झंकार से भर उठे। लग रहा था जैसे विमला जी की उंगलियां तो कभी सितार को भूली ही नहीं थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।